दोस्तों आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी को लेकर। दोस्तों आप सभी को पता है जैसा कि सरकार डिजिटल करेंसी लेके आ रही है और डिजिटल करेंसी को लेकर सभी नागरिकों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और बहुत अलग अलग प्रकार के उनके मन में क्वेश्चंस भी है कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क क्या है। अभी जो हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं वो भी तो डिजिटली कर रहे हैं, तो फिर इसमें और उसमें फ़र्क क्या होगा। क्या डिजिटल करेंसी आने से हमारे मार्केट से नोट पूरे तरीके से बंद हो जाएगी, इसके फ़ायदे क्या होंगे, डिजिटल करेंसी आखिर होगा क्या। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको सभी इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ और डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, तो उसके लिए अंत तक बने रहें। दोस्तों आरबीआई ने डिजिटल रुपीज़ को दो भागों में बांटा है, एक रिटेलर और एक होलसेलर। अब रिटेलर में कौन सा आएगा, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भुगतान करते हैं वो रिटेलर में आएगा। होलसेलर में क्या आएगा, होलसेलर में जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हो गए और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पेमेंट करती है वो होलसेलर में आएंगी। होलसेलर 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है होलसेलर का, और जो डेली वाला है, जो रिटेलर वाला है, वो 1 दिसंबर से स्टार्ट करी आरबीआई। दोस्तों पहले फेज़ में इसमें कुछ सिटीज़ में ये चालू होगा, जैसे कि दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, और इसके लिए कुछ बैंकों का भी चयन किया गया है पहले फेज़ के लिए, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, यस बैंक हो गया और आईसीआईसीआई बैंक हो गया। पहले फेज़ में बस इतने ही सीमित जगह पर ये स्टार्ट होगा, जो कि एक प्रकार का एक टेस्ट है। अगर ये बहुत अच्छी तरीके से अगर लागू हो जाता है, अच्छे तरीके से सफल हो पाता है, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में और पूरे बैंकों तक ये सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब दोस्तों आते हैं कि डिजिटल करेंसी आखिर है क्या। तो डिजिटल करेंसी क्या है, जो आप नोट रखते हैं उसी का ही ये डिजिटल कहें या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे इसे जानते हैं, तो मान लीजिए आपके पास आपके मोबाइल से अगर आप एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसकी एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो जो प्रिंट आउट है वो अभी जो आप नोट यूज़ कर रहे हैं वो प्रिंट आउट वो नोट है, और जो आपके मोबाइल में है वो फ़ोटो है वो डिजिटल करेंसी है। और ये जो भी इसकी जिम्मेदारी इसे छापने की वो पूरी आरबीआई की रहेगी। दोस्तों अभी आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि इसमें डिजिटल करेंसी से लेन देन कैसा रहेगा। तो आरबीआई जिस बैंक को अलॉट करेगी या डिजिटल करेंसी देगी, वो बैंक में जिनका अकाउंट है, तो वो बैंक क्या करेगी, उनका एक वैलेट खोल देगी। वैलेट इन द सेंस अकाउंट बोल सकते हैं, जैसे अभी आप पर्स कैरी करते हैं, पर्स में आप पैसे रखते हैं, वैसे आपके वैलेट में पैसे रहेंगे। और जैसा आप अभी पेमेंट कर रहे हैं वो भुगतान बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें आपका खुद का भी क्यूआर कोड रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कैश पेमेंट की तरफ। अब मान लीजिए अगर आपने कोई चीज़ दुकानदार से किसी से परचेस करते हैं, जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ आपने परचेस की दुकानदार से और आपने उसे 100 रुपये दे दिए परचेस किए, तो लेकिन वो 100 रुपये कहाँ गए, किधर हैं, कहाँ हैं, तो इस पर आरबीआई का, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आप बहुत बार न्यूज़ में सुनते हो कि क्या इधर सीबीआई के ईडी ने छापा मारा और इतने करोड़ बरामद हुए, ऐसा बहुत प्रकार की न्यूज़ जो मिलती है, तो ये अभी सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी से कहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हम ट्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट की तरफ। अब ऑनलाइन पेमेंट में जैसे आप फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी आप ऐप यूज़ करते हो ऑनलाइन भुगतान के लिए, तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि जब हम स्कैन करते हैं हमारी तरफ से पैसा तो कट जाता है, लेकिन सामने वाली पार्टी तक पैसा नहीं पहुँचता। तो जो हमारे और दुकानदार में जो पेमेंट हुआ, जो भी डील हुआ, उसे कहते हैं फ्रंट एंड ट्रांजेक्शन। अब क्या होता है कि दुकानदार और बैंक के बीच में सेटलमेंट जब तक नहीं होता तब तक उसको पैसे नहीं आते, इसे कहते हैं बैक एंड ट्रांजेक्शन। तो इस प्रकार की जो भी समस्या हमारे इसमें आती थी, जैसे कि बहुत जाली ऐप भी आती है, बहुत सारी ऐप आती है जिसमें ऐसी क्यूआर कोड वो स्कैन करते, पेमेंट तो कटता नहीं, लेकिन उसमें बताता है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। बहुत से लोगों को इसमें बहुत सारे फ्रॉड हुआ है। तो इस प्रकार का जो भी फ्रॉड हुआ वो बहुत आसानी से ये दूर हो जाएगा इस ऐप के जरिए। अब आते हैं दोस्तों कि अब इससे आपको क्या नया कुछ करना पड़ेगा क्या। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो आप क्यूआर कोड जैसे स्कैन करते थे आप वैसे ही करना है आपको। बस इसमें जो दुकानदार की जो समस्या थी वो इसमें दूर हो जाएगी। दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एकाएक आरबीआई को डिजिटल करेंसी लाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। तो दोस्तों डिजिटल करेंसी लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि क्रिप्टो करेंसी पर कंट्रोल करना। अब ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो दोस्तों 2009 में बिटकॉइन के नाम से क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में आई। स्टार्टिंग में इससे किसी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सेंट्रल बैंक के लिए एक सरदर्द बनते जा रही है। दोस्तों अगर हम
उसके बाद भी अगर क्रिप्टो करेंसी को हमारे देश में चलन के लिए इजाज़त दे भी दे तो उससे होगा क्या? नंबर 1 पहली प्रॉब्लम, जो उस देश की जो सेंट्रल बैंक है उसका करेंसी सप्लाई से कंट्रोल ही चले जाएगा। नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी हमारे मौद्रिक नीति को भी प्रभावित कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी करेंसी का चलन चालू हो जाएगा जिसकी कोई स्थिर वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग ये है और उनकी वैल्यू भी बहुत अलग अलग है। अब मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपये का नोट है तो 10 दिन बाद भी वो 100 रुपये का ही नोट रहेगा, महीने भर बाद भी वो 100 रुपये का ही नोट रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन ये मार्केट पर डिपेंड करता है। जैसा कि मार्केट अप्स एंड डाउन होता है तो उसकी वैल्यू भी अप एंड डाउन होती है। तो ये बैंक के लिए इसका लेखा जोखा रखना, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है तो इसका लेखा जोखा रखना, उसकी वैल्यू मेंटेन करना ये काफ़ी दिक्कत वाला विषय है। अब आते हैं दोस्तों डिजिटल करेंसी के फ़ायदे क्या है। तो दोस्तों डिजिटल करेंसी से करेंसी मैनेजमेंट काफ़ी सस्ता और ज़्यादा प्रभावी होगा। सेकेंडली इसमें ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर पाएंगे कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। अगर किसी के साथ फ्रॉड भी होता है तो जल्द से जल्द हम उस आदमी तक हम पहुँच पाएंगे। डिजिटल करेंसी से नोट कम छापने पड़ेंगे, इससे हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो अब आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में फ़र्क क्या है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों पहला फ़र्क तो ये है कि ये सेंट्रलाइज है, इस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं डिजिटल करेंसी पर। जैसे आरबीआई अगर कोई करेंसी जनरेट कर रहा है तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर क्रिप्टो करेंसी की तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये किसी को नहीं पता। अब दोस्तों डिजिटल करेंसी में एक लीगल फ्रेम है, एक लीगल कानून बनेगा उसमें। अगर किसी के साथ अगर फ्रॉड भी हो जाता है तो हम बहुत जल्द से जल्द उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये सब चीज़ें नहीं, कोई भी लीगल फॉर्म नहीं। पैसे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कहाँ से पैसा आ रहा है किसी को पता ही नहीं, तो हम यानी किसी की कंप्लेंट दर्ज कहाँ से करें। अब अगर बात करें एम्स की, एम्स में अगर आपको पता ही होगा कि कुछ लोगों का डेटा चोरी हो गया और जो लोग हैं जो हैकर्स हैं उन्होंने उनको उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में मांगा है। वो इसलिए मांगा है क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना पैसा कहाँ गया और किस देश ने और किसने मांगा था क्रिप्टो करेंसी से। अब बात करें तो ये डिजिटल करेंसी की तो ये तय और स्थिर रहेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर 100 रुपये अगर है तो साल भर बाद भी 100 रुपये ही रहेगी, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, वो मार्केट पर डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू भी अप एंड डाउन होती रहती है। दोस्तों डिजिटल करेंसी के चलन से पूरे समूचे किसी एक व्यक्ति को नहीं, समूचे देश को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिजिटल करेंसी अगर यूज़ में अगर हमारी आती है तो हमें नोट कम छापने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर एक नोट छापने के पीछे हमें उसकी इंक, उसका पेपर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्टोरेज, ये तमाम खर्चे हमें लगते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी में ये सब सारे खर्चे हमें कम हो जाएंगे। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर हम बात करें तो करीब 2225 करोड़ के नोट छापे गए, जिसमें हमें खर्चा आया कुल 4985 करोड़ रुपए का। अगर हम डिजिटल करेंसी अगर यूज़ में आती है ये खर्चे तो हमारे कम हो गए ही ना। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2016 में यूपीआई से जुड़े बैंकों की संख्या 30 थी और कुल ट्रांजैक्शन 2,90,000 हुए थे, जिसकी वैल्यू कुछ करीबन 100 करोड़ के आसपास है। अगर बात करें 2022 की तो बैंकों की संख्या 30 से बढ़कर 365 हो गई है और ट्रांजैक्शन करीब 730 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और जिनकी वैल्यू अगर हम गिनने के लिए जाएँ तो 12,11,584 के आसपास है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत ही पहला देश है जो इस पर वर्क कर रहा है कि और भी बहुत से देश है जिन्होंने वर्क कर लिए है या कर चुके हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अप्रैल 2020 को चाइना ने इस पर वर्क चालू कर दिया है। बहामास वो पहला देश है जिसने अक्टूबर 2020 को अपनी सैंड डॉलर के नाम से डिजिटल करेंसी अपनी निकाल दी। और दोस्तों नाइजीरिया वो पहला अफ्रीकन देश है जिसने अक्टूबर 2021 को इसे लागू कर दिया है। दोस्तों इस पर अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर सभी ने इस पर वर्क चालू कर दिया और बहुत से देशों ने इसे लागू भी कर दिया। दोस्तों डिजिटल रुपीस कहें या डिजिटल करेंसी कहें, यही फ्यूचर है। इसके फ़ायदे भी काफ़ी हैं, जैसे मैंने बताया कि खर्चे बचेंगे, हम ट्रेस कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे कोई पर्सन को,
और जो भी फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ वो कम होंगे, और जो नकली नोट का जो जहाँ तक संबंध है वो भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि डिजिटल करेंसी को लेकर जो आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन था मैं दूर करना चाहता था, और आशा करता हूँ कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे पाया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और भी लोग जो एक कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। और दोस्तों ये जो भी हो रहा है ये हमारे लिए भले के लिए और देश के भले के लिए हो रहा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।